मरेगा तो इंसान ही मरेगा, उसमें कोई भी किसी जात को नहीं देखेगा। दंगा भड़कता है तो उसमें सिर्फ इंसान मरता है। कौन मरता है? जो लड़ने जाता है वो नहीं मरता है, वो अपने आप को बचाने का जगह रखता है। मरता है नॉर्मल आदमी, जो दुकानदारी करता है, जो आदमी कहीं भी काम करता है। भाजपा और भाजपा के नेता मोदी जी, अमित शाह, ये लोग किसी पर रेप हुआ तो उसके गले में माला डालते हैं। आप उनके जो लोग रेप करते हैं तो उनको जेल से छुटवाते हैं। मणिपुर में रेप होता है तो मोदी जी उसके बारे में कुछ नहीं बोलते। इसके लिए लड़की होने की कोई जरूरत नहीं है, उनको वोट दिया गया, लड़कियों भी उनको वोट दिया। और मोदी जी आज मणिपुर के बारे में कुछ नहीं कहते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि उनका जो जमाना है, उनका जो शासन है, उनका जो मतवाद है, इसमें लड़कियों को का कोई भी स्थान नहीं है। लड़कियों को बलात्कार किया जाएगा तो उसके बाद उसको गले में माला डाला जाएगा। यही है मोदी जी की भावना। तो खालिस्तानी बोलते हैं तो ऐसे तो हमारे को गाली लगती है। या तो हमें देश दिखाएं कौन से नक्शे पर है तो हम चले जाएं कि यही यहाँ खालिस्तान है। जब नहीं है तो हमारे को गाली लगती है, और गाली सुनना किसी को भी अच्छा नहीं लगता। और खास करके वो भी सरदार को कोई गाली दे जाए तो सरदार किसी को गाली देता नहीं है, इज्जत देता है। अगर इन लोगों से इज्जत नहीं बर्दाश्त होती है तो फिर ठीक है, सीधा टारगेट करे ना हमारे को। भारतवर्ष में कोई मोदी के खिलाफ मुसलमान हो तो वो हो जाएगा पाकिस्तानी। पश्चिम बंगाल में जब एक साथ मुसलमान ईद करने जाते हैं तो वो लोग बोलते हैं कि ये सब बांग्लादेशी है। जब सिख संप्रदाय के किसान लोग आंदोलन कर रहे हैं तो वो हो गए खालिस्तानी। अब मोदी जी समझते हैं कि भारतवर्ष में सिर्फ वही एक हिंदुस्तानी है, सिर्फ वही एक हिंदुस्तानी है, और बाकी सब कोई खालिस्तानी है, कोई पाकिस्तानी। देखिए, सबसे पहले इस बात का मैं कंडम करता हूं कि ये सिर्फ सिख समुदाय के धार्मिक सेंटिमेंट को हट नहीं किया गया है। किसी भी धर्म के लोगों के खिलाफ कोई भी धर्म के लोग अगर उनके धार्मिक सेंटिमेंट को हट करते हैं तो ये तमाम भारतवासियों का धार्मिक सेंटिमेंट हट होता है। आज यहाँ ये लड़ाई सिर्फ सिख समुदाय की नहीं है, क्योंकि सिख समुदाय भी भारत के वासी हैं। भारत में उन्होंने अपना कुर्बानी देकर, इनके पुरखों ने, हम सब के पुरखों ने भारत में अपना कुर्बानी देकर भारत को सींचा है। और आज जो ये देश नजर आ रहा है, ये तमाम सबके कुर्बानियों का एक खूबसूरत सा जो गुलदस्ता कहेंगे वो है। इसीलिए जो आपने ये जुमला कहा कि ये हमारे आईपीएस जसप्रीत सिंह साहब का सेंटिमेंट हट नहीं है, एक समुदाय का सेंटिमेंट हट नहीं है, बल्कि तमाम भारतवासियों का सेंटिमेंट हट हुआ है। से तो हमारे उन भाइयों को भी सीखना चाहिए और समझना चाहिए कि कभी मुसलमानों को टारगेट किया जाता है, कभी सिख समुदाय के भाइयों को टारगेट किया जाता है, कभी दलित और आदिवासियों को टारगेट किया जाता है। गोया कि सबको अलग अलग करके टारगेट किया जा रहा है। अगर हम सब एक साथ मिल जाए तो हम उनको टारगेट कर देंगे। जैसे आज देखिए कि इनके हार्ट में बैठ करके, इनके दिल में बैठ करके हम उनके दिल पे वार कर रहे हैं। तो ये तमाम धर्म के लोगों को ये सोचना चाहिए कि जो कभी कभी उनके पक्ष की बात करते हैं, उनके पक्ष की बात ना करें। जो उनके पक्ष की बात करते हैं, कल को आपके ऊपर भी आएगा, आपके ऊपर भी आपदा पड़ेगी। इसलिए तमाम धर्म के लोग एक साथ आए। भारत के संविधान को बचाना है, भारत देश को बचाना है, गंगा जमुना तहजीब को बचाना है, हिंदू मुस्लिम सिख मुसाई के एकता को बचाना है। ये सरकार दरअसल ये चाहती है कि भारतवासियों को डराकर, हिटलर जिस तरह से अपने देश में अत्याचार करके, लोगों पर जुल्म करके अपना डिक्टेटरशिप कायम रखा था, यही चाहती है कि अगर हम आज इंडिविजुअल सब कम्युनिटी के लोगों पर अलग अलग अत्याचार करेंगे तो वो डर के बैठ जाएंगे। मालूम होना चाहिए कि डर के आगे ही जीत है। जब हम डर जाएंगे और ज़्यादा डर हमारे अंदर दाखिल हो जाएगा तो वो ब्लास्ट होगा, और जब ब्लास्ट होगा तो फिर एक जो है भारत के अंदर इनकलाब पैदा होगा। और जब वो इनकलाब पैदा होगा कि जिस तरह से 200 साल हुकूमत को खदेड़ा गया था, इनको भी खदेड़ा जाएगा और इनको भागने की रास्ता नहीं मिलेगी। तो यही तो दो नीति है उसकी कि संसद में बैठ करके एक पार्लियामेंट्री, एक एमपी दूसरे एमपी को गाली देता है, उसे कुछ नहीं किया जाता। और अगर कोई एमपी उसी संसद में धार्मिक संसद की बात करती है, देशवासियों के हक की बात करती है, तो उन्हें निलंबित किया जाता है। उसी तरह से बंगाल के अंदर जो ये दो नीति चलाई जा रही है कि बंगाल में अगर एक संदेश खाली में एक कोई भी लोग इस तरह का जो गलत काम करते हैं उनके खिलाफ कानून कार्रवाई कर रही है, गिरफ्तार भी लोग हुए हैं, और जो लोग छुपे हुए हैं उनके खिलाफ भी कानून जो है वो कार्रवाई कर रही है। लेकिन ये सियासत जो दो नीति सियासत कर रही है कि मणिपुर के ऊपर खामोशी, ये भारतवासियों को समझना चाहिए। यही तो समझने की बात है। इसमें तो नहीं जाऊंगा, लेकिन ये कानून अपना काम कर रही है। अगर आरोप सही साबित हुआ तो शेख शाहजहां को भी सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा। यहाँ पे तो किसी तरह का कोई कॉन्स्पिरेसी की बात होनी नहीं चाहिए।
लेकिन आरोप अभी लगा है, जब आरोप साबित होगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। देखिए, मोदी जी ये समझते हैं कि जब भारतवर्ष में कोई मोदी के खिलाफ मुसलमान हो तो वो हो जाएगा पाकिस्तानी। पश्चिम बंगाल में जब एक साथ मुसलमान ईद करने जाते हैं तो वो लोग बोलते हैं कि ये सब बांग्लादेशी है। जब सिख संप्रदाय के किसान लोग आंदोलन कर रहे हैं तो वो हो गए खालिस्तानी। अब मोदी जी समझते हैं कि भारतवर्ष में सिर्फ वही एक हिंदुस्तानी है, सिर्फ वही एक हिंदुस्तानी है और बाकी सब कोई खालिस्तानी है, कोई पाकिस्तानी है, कोई बांग्लादेशी है। लेकिन हम लोग ये जानते हैं कि भारतवर्ष में ये जो दो साहबजादे हैं और ये जो लिखे हुए हैं कौन, एक शुभेंदु अधिकारी और सुकांतो मजूमदार, और उनके जो बड़े भैया हैं यानी कि मोदी जी और अमित शाह, ये लोग भारतवर्ष के लोग नहीं हैं, ये लोग देशद्रोही हैं। मैं दोबारा दोहराती हूँ, ये लोग हैं देशद्रोही। इसीलिए ये लोग कहते हैं कि 15 अगस्त को भारतवर्ष स्वाधीन नहीं हुआ। कब स्वाधीन हुआ? 22 जनवरी को 2024 22 जनवरी को भारतवर्ष स्वाधीन हुआ। क्यों? क्योंकि मोदी जी और अमित शाह ये लोग हैं देशद्रोही। देश के जो सारे संपद है वो विदेश में भेज रहे हैं। देश के जो खून पसीने से लादे हुए किसानों का संपद वो लोग भेज रहे हैं युद्ध में, खुद अपना पॉकेट भर रहे हैं। अदानी जी चोरी कर रहे हैं और मोदी जी को कटमनी मिल रहा है, अमित शाह को कटमनी मिल रहा है। ये लोग अपने आप को सोचते हैं कि भारतवर्ष के ये लोग हिंदुस्तानी हैं और हम और आप विदेशी हैं, क्योंकि वो लोग देश को अपना देश नहीं मानते हैं। यदि वो भारत को अपना देश मानते तो भारतवर्ष के देशवासियों के ऊपर जो आर्म्स एंड एम्यूनिशंस विदेशी शत्रुओं पर वार करना था वो लोग कर रहे हैं। किस पर? देशवासियों पर। क्यों? क्योंकि वो लोग देशवासी को देशवासी नहीं समझते, वो अपने आप को भारतवासी नहीं समझते। यदि समझते तो देशवासियों पर ये वार नहीं करते। भाजपा और भाजपा के नेता मोदी जी, अमित शाह, ये लोग किसी पर रेप हुआ तो उसके गले में माला डालते हैं। आप उनके जो लोग रेप करते हैं तो उनको जेल से छुटवाते हैं। मणिपुर में रेप होता है तो मोदी जी उसके बारे में कुछ नहीं बोलते। इसके लिए लड़की होने की कोई ज़रूरत नहीं है, उनको वोट दिया गया, लड़कियों भी उनको वोट दिया। और मोदी जी आज मणिपुर के बारे में कुछ नहीं कहते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि उनका जो ज़माना है, उनका जो शासन है, उनका जो मतवाद है, इसमें लड़कियों को का कोई भी स्थान नहीं है। लड़कियों को बलात्कार किया जाएगा तो उसके बाद उसको गले में माला डाला जाएगा। यही है मोदी जी की भावना। एकदम भी नहीं मैं महसूस करती हूँ। जब तक मैं अभी तक जो राज्य में भाजपा नहीं है, चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो पश्चिम बंगाल हो, इसमें फिर भी हम लोग थोड़ा सुरक्षित महसूस करते हैं। लेकिन यदि 2024 के चुनाव के बाद भाजपा लौटेगा, वो नहीं लौटेगा, लेकिन यदि लौटने की कोई भी कोशिश करेगा तो भारतवर्ष में एक भी लड़की सुरक्षित नहीं रहेगी। ये जो भाजपा का जो पार्टी ऑफिस है, इसके सामने से कोई भी लड़की गुजर नहीं पाएगी। कोई दोहरी नीति नहीं है, उनका एक ही नीति है कि भारतवर्ष में जो चुनावी व्यवस्था है उसको उठा दो। ना पुरुष का ना लड़कियों का किसी के पास भी चुनाव का कोई अधिकार नहीं रहेगा। मोदी जी हैं ईश्वर के दूत, मोदी जी हैं ईश्वर के दूत। तब ईश्वर के दूत को कभी उनके पार्टी और उनका जो ये जो क्या बोलते हैं इसको, ये जो माफिया का जो डेरा है, इन माफिया का डेरा में किसी लड़की की ज़रूरत होगा तो वो लोग मांग लेंगे, चुटकी से मांग लेंगे। अब भारतवर्ष के लोगों को ये पता चल गया है कि वोट आएगा तो उसके आगे पीछे थोड़ा युद्ध आएगा, तो उससे कुछ फर्क नहीं होने वाला है। मैं सिर्फ यही बोलना चाहती हूँ कि भाजपा के खिलाफ जो भी आदमी है, जो भी पार्टी है, वो अपने आप अपने बीच झगड़ा ना करके बीजेपी के खिलाफ सिर्फ 1:1 कैंडिडेट देना चाहिए।
एक एक राज्यों में जो शक्तिशाली है, जैसे पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस है, दिल्ली में आप है, पंजाब में आप है, इन लोगों का जो शक्ति है उस शक्ति को कमजोर नहीं करना चाहिए। हम तो यही कहेंगे कि जो खालिस्तानी अगर कोई देश हो तो उसके विषय में बोले तो लगे भी हाँ भाई ये खालिस्तान एक देश है तो उसका नागरिक है। तो वो यहाँ पर ही पुलिस ऑफिसर कैसे बन गया? सब रास्ते अगर वो पुलिस ऑफिसर यहाँ बना है तो वो हमारे देश का ही आदमी है। वो सेंट्रल गवर्नमेंट इसको अपॉइंट करती है। हाँ, तो फिर तो खालिस्तानी बोलते हैं तो ऐसे तो हमारे को गाली लगती है। या तो हमें देश दिखाएं कौन से नक्शे पर है तो हम चले जाएं कि यही यहाँ खालिस्तान है। जब नहीं है तो हमारे को गाली लगती है, और गाली सुनना किसी को भी अच्छा नहीं लगता। और खास करके वो भी सरदार को कोई गाली दे जाए तो सरदार किसी को गाली देता नहीं है, इज्जत देता है। अगर इन लोगों से इज्जत नहीं बर्दाश्त होती है तो फिर ठीक है, सीधा टारगेट करे ना हमारे को। देखिए इनके बीजेपी के सब एमएलए कह रहे हैं कि कल कुछ भी नहीं हुआ, वहां पर ही कुछ भी नहीं बोला गया, ये लोग प्लान किया हुआ है, ये ऐसे किया हुआ है। अगर हमारे इधर से प्लान किया जाता तो जैसे इन्होंने प्लान किया ना खट्टर सरकार ने, पंजाब का सब बॉर्डर वो इंडिया का पूरा इंडिया का चक्कर लगा लो, इतनी सिक्योरिटी और इतना बॉर्डर टाइट कहीं नहीं मिलेगा। क्यों? वो क्या कोई अलहदा देश हो गया? पंजाब को अलहदा कर दिया इन्होंने। अगर ये लोग चाहते हैं कि ये लोग अपनी तरीके से, आज ये लोग ऐसे कर रहे हैं, और सोचो अब पूरे देश में लोग क्या हाल करेंगे अगर जीत के आएंगे तो। इनको हटाना सबसे बड़ा जरूरी है। वो हिंदू ज्यादा मरेगा, अगर हिंदू सोचता है ना सही, हिंदू की तादाद ज्यादा है तो हिंदू ज्यादा मरेगा। क्यों मरेगा? तो इंसान ही मरेगा, उसमें कोई भी किसी जात को नहीं देखेगा। दंगा भड़कता है तो उसमें सिर्फ इंसान मरता है। कौन मरता है? जो लड़ने जाता है वो नहीं मरता है, वो अपने आप को बचाने का जगह रखता है। मरता है नॉर्मल आदमी, जो दुकानदारी करता है, जो आदमी कहीं भी काम करता है, उसको तो पता ही नहीं है। जो आदमी कहता है ना मुझे इन बातों से कुछ लेना देना नहीं है, कमाना और खाना, मरना भी उनको ही पड़ेगा। यह सबकी लड़ाई है, सबको सोचने पड़ेगा। आज अगर किसान बॉर्डर पर बैठा है, किसान सिर्फ 2 साल के लिए अपने जमीन में कुछ भी बीजना बंद कर दे, अपने लिए बीजेगा, तो सोचो कि जो हम लोग देश में अब चाहे 10 रुपये 20 रुपये का सामान खरीद रहे हैं, वो ये लोग कारपेट घराने के लोग हैं जो किसानी को अपने हाथ में करना मांगते हैं। ये लोग हमें 150 रुपया 200 रुपया किलो आटा बेचेंगे। हमको ये सोचना चाहिए गरीबों का क्या हालत होगी। आज गरीबों के लिए भी लड़ रहे हैं हम लोग। देखिए ये देश की खूबसूरती है। ये देश इसी तरीके से आज़ाद हुआ था। जब देश की आज़ादी की ज़रूरत थी तो वहाँ पर कोई सिख, कोई हिंदू, कोई मुसलमान नहीं था, सिर्फ भारतीय था। आज भी भारत देश को, आज भी हमारे मुल्क को ज़रूरत है कि तमाम धर्म के लोग एक साथ मिल करके खड़े हो जाए। ये जो फसादात लगाने की कोशिश की जा रही है, आज हमारे भाई को, एक IPS ऑफिसर को खालिस्तानी कहा गया सिर्फ उनके टर्बन की वजह से, उनकी पगड़ी की वजह से, जो सरदार का शान होता है। आज मुल्क के अंदर में जब हमारे किसान भाई जब बॉर्डर के पास पहुंचे हैं तो इस तरीके से बॉर्डर को सील किया गया है कि लगता है कि वो इंटरनेशनल बॉर्डर भी उतना ज़्यादा सील नहीं होता जितना ज़्यादा सील किया गया है। एक बड़ा ऐसा ब्लॉकेट के साथ में कांटा है, उसमें वायर है, तमाम चीज़ के साथ साथ जो है वहाँ बड़ा बड़ा जो है बुलडोज़र ला करके रख दिया गया है, बुलडोज़ करके बड़ा बड़ा पत्थर वहाँ पर ला करके रखा गया। तमाम चीज़ें जो है ये दिखा रहा है कि हमें अपने मुल्क से ही हमें दूर किया जा रहा है। हम जब भारतीय जब अपने मुल्क के बारे में, अपने देश के बारे में बात कर रहे हैं तो हमारे मुल्क के बारे में, हमारे हक के बारे में बात करने नहीं दिया जा रहा। एक 23 साल का नौजवान लड़का, उसके गोली लगती है, वो शहीद हो जाता है। वो एक फार्मर, एक जो हमारे मुल्क का किसान है, जो अन्नदाता है, उसके ऊपर गोली चलाती है पुलिस गोली चला रही है। ये तमाम चीज़ जो है ये नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी के इशारे पे हो रहा है और पूरे मुल्क में आग लगाने की कोशिश की जा रही है। देखिए ये 1857 में जब पहली मरतबा डिवाइड एंड रूल की पॉलिसीज़ जब इन लोगों ने देखा, अंग्रेज़ों ने देखा कि हमारा 100 साल का जब ये फासला तय हो चुका है और हमें हुकूमत करनी है, तो डिवाइड एंड रूल का पॉलिसीज़ उन लोगों ने लाया। डिवाइड एंड रूल्स के पॉलिसीज़ लाने के बाद में उन्होंने 1 साल और हुकूमत किया यहाँ हिंदुस्तान के अंदर में। सेम फार्मूलाज को यहाँ पर ही जो है ये RSS और BJP जो है इसको अपना रही है, डिवाइड एंड रूल करना चाह रही है। लेकिन हिंदुस्तान में आज़ादी लेने के लिए जिस तरीके से हम यूनाइट थे, आज अपने मुल्क को बचाने के लिए हम लोग यूनाइट हैं, एक साथ मिल करके हम लोग ये लड़ाई को लड़ेंगे। और ये सिर्फ हमारे सिख भाई का मामला नहीं है, पूरे मुल्क का मामला है। ये आज जो ज़रूरत है मुल्क के अंदर में, नौकरी की ज़रूरत है, महंगाई कम करने की ज़रूरत है। इन तमाम टॉपिक्स को जो है दूर किनार करके और लोगों के अंदर में नफरत का राजनीति जो है ये फैलाया जा रहा है। पहली बात यह है कि आपने जो सवाल उठाया
वो बिल्कुल वाजिब है कि सिख समुदाय जो है वो 2% है और मुसलमान कम्युनिटी की जो आबादी है तकरीबन 35% है। लेकिन अफसोस सद अफसोस आज हम 35% आबादी यानी मुसलमानों को सोचने की ज़रूरत है। सोचना चाहिए कि 2% के पास वो क्या चीज़। उन्होंने ये कहा एक IPS ऑफिसर को ये खालिस्तानी है। उन्होंने बीजेपी के सीने में बैठकर ये बताने की कोशिश कर रही हैं कि हम खालिस्तानी नहीं हैं। अगर खालिस्तानी हैं तो हमें हमारा खालिस्तान दो। लेकिन हम मुसलमानों को ये कहा जा रहा है काटो साले मुल्लों को, मारो साले मुल्लों को, और डेली हम गालियाँ सुनते हैं, ज़लील और रुसवा हो रही हैं। लेकिन फिर भी हमारी जो बेहिसी और बेगैरत है वो मर चुकी है। मैं तमाम मुस्लिम कम्युनिटी से ये अपील करूंगा कि आप सिखों से सबक लें। आपको क्या हो गया है? आप किस ख्वाब खरगोश में पड़े हुए हैं? जो कौम दुनिया में जो है आधी दुनिया में सल्तनत कायम कर चुकी थी, आज वो कौम गफलत में सोई पड़ी है। ये बुज़दिली जो है जिसको हम हिकमत का नाम दे रहे हैं, बुज़दिली के चादर को उतार फेंक कर आपको जो है मैदान अमल में आना पड़ेगा। ये बताने की कोशिश करनी है कि अब हम कमज़ोर हैं, न डरेंगे। हम ये कहते ज़रूर हैं कि अल्लाह से डरते हैं, ये हम बार बार कहते हैं अल्लाह से डरते हैं, लेकिन जब बारी आती है मैदान अमल में आने का तो ये कभी पुलिस से डरते हैं, कभी चोर से डरते हैं, न जाने ये किन किन से डरते हैं।